चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखी थी हम लोगों ने कि y इक्वल टू mx प्लस c जो है किसी सर्कल को कितने जगह पे कट करेगा, और जब कट करेगा या टच करेगा या क्या बोलते हैं कट नहीं करेगा, उन सबके अलग अलग कंडीशंस क्या होंगे, ये सब हम लोगों ने देखा। ठीक, उसके आगे आज पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through three non-collinear points। ठीक है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लाइक ये और ये। इससे पास होने वाला जो सर्कल है उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? समझ गए? इसका इक्वेशन कैसे लिखना है? तो पहले तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे इक्वेशन लिखेंगे आप इसका। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने बताया था आपको भाई, आपको उसका सेंटर मालूम होना चाहिए एंड रेडियस मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे पास जो है कंपलसरी पार्ट है। सेंटर और रेडियस किसी तरीके से किसी सर्कल को फाइंड कर लीजिए, आपको उस सर्कल का इक्वेशन आप निकालना है। सही? अब हमारे पास तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक, न सेंटर डायरेक्टली गिवन है और न ही रेडियस दिया हुआ है। ठीक, तो हमें सेंटर फाइंड करना है और रेडियस, दोनों चीजें फाइंड करनी है। ठीक, तो आप एक काम कर लीजिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h पावर के कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, h और k में इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, फिर एक बार किसी दूसरे पेयर को इक्वेट कर दो, 1 और 2 को एक बार इक्वेट कर दिया, एक बार 1 और 3 या 2 और 3 को इक्वेट कर दो, h और k में दो इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद h और k मिलेगा, फिर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, आपको सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। एक तो तरीका ये, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मैं एक तरीका आपको बताता हूं। तीन पॉइंट्स मान लीजिए गिवन है a b c, x1 y1 x2 y2 and this is x3 y3। then equation of सर्कल जो है ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x y1 1, फिर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x1 y1 और 1, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर x2 y2 और 1, x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर x3 y3 एंड 1 that is equal to 0। ठीक है, मींस इसको हम डिटरमिनेंट मेथड कहेंगे, डायरेक्टली डिटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिएगा और ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। 3/3 ऑर्डर पे जनरली आपको डिटरमिनेंट्स मिलते हैं, उसको सॉल्व करना आपको आता है। 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी बताता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करें। ठीक, देखिए अपने पास ये दिया है a b c d m n o p x y z अल्फा, फिर क्या p q r s, ऐसे दिया हुआ 4/4 का डिटरमिनेंट। तो जैसे 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे, सेम उसी तरीके से उसी प्रोसीजर से 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना। क्या करोगे? 3/3 में क्या करते थे, एक रो और कॉलम को छुपाते थे, इसी के हाइड करने के बाद जो उसका डिटरमिनेंट बनता था उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ भी ऐसे होगा, a को मल्टीप्लाई करना है, अब a का रो और कॉलम छुपाओगे तो n o p y z अल्फा q r s ऐसे लिख दिया, प्लस है फिर माइनस। अब b को मल्टीप्लाई करेंगे और b के रो और कॉलम को छुपाइए तो m x p o z r p अल्फा s प्लस c को, ठीक है, फिर माइनस d। आगे तरीका, ठीक है। बाकी एक और सहरा सूत्र होता है, वो डिटरमिनेंट जब हम पढ़ेंगे तब वो सब तरीका से समझ में आ गया।
बाकी मैं नीचे जो वीडियो बना रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं उसमें डाल दूंगा, उसमें आप लोग देखिए। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ठीक, तो इसको या तो रफली थोड़ा सा नोट कर लो ताकि ध्यान रहे। अब इसमें देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास जब 4 पॉइंट्स हो, जब एक ही सर्कल पे लाई करें तो उन चारों पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। ठीक, देखो जब 3 पॉइंट्स एक साथ एक लाइन पे लाई करते थे तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता था। तो ऐसे ही 4 पॉइंट्स अगर किसी सर्कल पे लाई करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्साइक्लिक। ठीक, तो कॉन्साइक्लिक 4 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक प्रूव करना हो तो आप क्या करेंगे? इफ 4 points are concyclic then, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन ऐसे निकाल लेंगे। अगर चौथा पॉइंट कॉन्साइक्लिक होगा तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बात को समझ रहे हो? यानी कि x और y की जगह पे जो चौथा रिमेनिंग पॉइंट बचा हुआ है, 3 पॉइंट से फाइंड कर लेंगे आप सर्कल का इक्वेशन, तो चौथा एक पॉइंट तो बच जाएगा ना, यूज नहीं हुआ होगा, तो उस पॉइंट को x और y की जगह पे रख दोगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना? यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि x4 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर, x4 y4 और 1 इक्वल टू 0, फिर ये नीचे वैसे ही रहेगा। बात को समझे? यस हैं? ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। देखिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। तो ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जनरल कोई भी अपने पास कोनिक हो, उसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो उसके लिए मैंने तरीका आपको बताया था, रिप्लेस x² by x(x1), y² by y(y1), x by x plus x1 upon 2, y by y plus y1 upon 2, xy by x1 y plus y1 x। ठीक, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले जब अपने पास सर्कल ऐसे दिया हुआ हो, जनरल इक्वेशन अगर सर्कल का गिवन है, ठीक है, सर्कल का जनरल इक्वेशन है, मान लिया कि अपने पास x² plus y² 2gx plus 2fy plus c इक्वल। ठीक, और आपको देखिए ये सर्कल है, इसके ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, इस a है x1 y1, तो इसके ऊपर जो ड्रॉ किया गया है टेंजेंट, उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या तरीका बता दिया था भाई, x² को x(x1) से रिप्लेस कर दिया, y² को y(y1) से, 2g x को x plus x1 upon 2 से, 2f y plus y1 upon 2 से, plus c इक्वल टू। ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक, फिर नेक्स्ट अगर है आपके पास सेंट्रल फॉर्म दिया हुआ है सर्कल का। ठीक, सेंट्रल फॉर्म सर्कल का क्या होता है? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो वही करना है आपको। x की जगह पे या तो एक तरीका ये है कि x की जगह पे यहीं पे मैं x प्लस x1 अपॉन 2 कर दूं और y प्लस y1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसे? सोच लो कैसे किया जा सकता है। ये मैंने इसीलिए लिखवाया क्योंकि ऐसे नहीं किया जा सकता, इसको ऐसे लिख के बॉक्स लगा के क्रॉस मारना। खुद सोचो कभी ये हो सकता है क्या? ये सॉल्व करोगे, x1 को पॉइंट दिया हुआ है, h भी पॉइंट होगा सर्कल का। ठीक, तो ये तो कांस्टेंट आ जाएगा। स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो x का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, y का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो लाइन
लाइन के इक्वेशन में क्या कभी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा? तो फिर यानी कि ये लाइन का इक्वेशन तो होगा ही नहीं। समझे? तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर करें कैसे, सवाल ये उठता है। तो आपको वही करना है, सर्कल का इक्वेशन इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx आएगा ना। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ। अब फिर वही एक्स स्क्वायर तो एक्स x1 से वाई स्क्वायर तो वाई x2 से। ठीक, समझ में आया? इसको याद रखना, गलती याद हो जाती है। ठीक, अब देखिए थर्ड अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, सर्कल है जो जिसका सेंटर 0 0 पे और रेडियस है। x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। तब यहां तो बहुत सिंपल है भाई, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू क्या, b स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक, अब ये बताइए अगर पैरामेट्रिक दिया हुआ पैरामेट्रिक इक्वेशन, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हैं a cos थीटा y sin थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x into a cos थीटा प्लस y into a sin थीटा इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर। यानी कि मैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? स्क्वायर a कॉमन आके टेंशन नहीं हुआ, स्क्वायर को बोल रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक, देखिए जब कोई सर्कल आपने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक, इसके ऊपर जो भी आप पॉइंट लेते थे ये, तो यही वाला तो थीटा होता था, हैं? जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते थे तो। ठीक, तो तुमको इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। तो इसमें इतना सर्कस करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। लाइन का नॉर्मल फॉर्म याद करो, लाइन का नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p लिखा है। उसमें क्या स्पेशल था, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे उसका लेंथ p था और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ थीटा करना था। तो अब यहां जरा देखिएगा, ये ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मेरे भाई वो सर्कल का रेडियस होगा, है? यानी कि p की जगह पे तो a आ जाएगा और ये थीटा एंगल होना ही था। तो मैं डायरेक्ट इस का ये जो नॉर्मल फॉर्म इस लाइन का लिखूंगा तो वो टेंजेंट का ही इक्वेशन होगा। बात को समझे कि नहीं? ठीक, इसको जल्दी से फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P x होगा। ठीक है, ये आपके पास सर्कल है, ठीक ना? इसके ऊपर हमें क्या करना है, टेंजेंट का, ये टेंजेंट है इसको आपने ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट का लेंथ चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है x1 y, तो ये जो टेंजेंट का लेंथ है ये क्या है? तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मान लिया कि S में इसको कहता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या है, सर्कल का इक्वेशन। ठीक, अब इसके ऊपर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है मान लिया कि मैं a कहता हूँ, तो PA जो है डायरेक्ट ये होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। समझ गया? अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। मतलब कि देखिए क्या हुआ, सर्कल के इक्वेशन में ये पॉइंट रख देना है और उसका, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, एक बात और आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी पॉइंट से
जो लेंथ ऑफ दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, छोटी क्लासेस में आपको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये रिजल्ट कैसे लिखा गया। ठीक, डायरेक्ट इसको याद रखना है। देखिए सर्कल में जितना भी मैंने फॉर्मूला वगैरह सब लिखवाया है सबको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक, तो एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो और याद करने में आसानी हो। जब कोई भी चीज हम समझ जाते हैं तो उसको याद करना भी इजी रहता है, लेकिन जब हम बिना समझे उसको याद करते हैं तो उसको रटना बोलते हैं। तो रटना नहीं है, समझ जाना है और याद तो रखना पड़ेगा ना। अब वहां पे जैसे एग्जाम में फॉर्मूला आ जाएगा तो हर किसी को प्रूव करके फॉर्मूला तो नहीं निकालने लगोगे, तो याद तो रखना पड़ेगा। ठीक, तो याद ये इसको रखना है, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा, पॉइंट का वैल्यू रखेंगे सब डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये आया कैसे ये रिजल्ट, इसको समझना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए सर्कल दिया हुआ है तो भाई सर्कल का सेंटर तो तेरे को ये दिया हुआ है ना माइनस ये और माइनस है। मैं एक काम करूं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन करूं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। ठीक, इसका नाम सी लिख देते हैं, सर्कल का सेंटर। ठीक, तो एक बात बताइए, हम लोग इसका प्रूफ चेक कर रहे हैं, तो एक बात बताइए जो आपका ट्रायंगल PAC बना है, ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल PAC में PA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ठीक, तो ये बताइए PA स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो PA को मैं स्क्वायर रूट ऑफ PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर लिखूंगा। PC का स्क्वायर कितना हो गया भाई, x1 प्लस g का स्क्वायर y1 प्लस f का स्क्वायर, सही है। अच्छा AC क्या है तेरा, सर्कल का रेडियस ही है, तो सर्कल का रेडियस क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता था। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होगा। किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। अब ये बताइए, इसको थोड़ा मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, तो x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर 2x1g प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2xy1 माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब बताइए स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर g स्क्वायर और ये कट गया f स्क्वायर और माइनस f स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि सर्कल के इक्वेशन में जो हमने पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स को रख दिया है, तो इसको S1 कहा जाएगा, इसको क्या कहोगे S1, मतलब ये जो पॉइंट आपने रखा है। ठीक है, आगे समझ में याद रहेगा। हर जा करके इसको सिर्फ रीडिंग नहीं देना है, जैसे अखबार पढ़ते हैं अखबार की तरह नहीं इसको देखना है, पढ़िएगा और जैसे जैसे बताया गया उसको फिर से एक बार सॉल्व कीजिएगा तब याद आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, टीचर जो द्वारा वो पढ़ाया गया नोट्स है उसको बस कॉपी खोल लेंगे और देखेंगे, नहीं ऐसे करते हो ना, हैं बस ऐसे लिख देंगे हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और सबसे कमाल की बात क्या है, तुम लोगों को लगता भी है कि हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं तुम लोगों को ये लगता भी है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जब तक अपने हाथों को कष्ट नहीं दीजिएगा तब तक काम नहीं चलेगा। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता है, मैं बार बार सबको समझाता हूँ, पढ़िए फिर उसको लिखिए, पढ़िए फिर लिखिए, जितना ज्यादा आप लिख लिख के पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा। अब ये आपके ऊपर है, मेरी इस बात को आप माने या ना माने। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायरेक्टर सर्कल। ये भी जेईई एडवांस के लिए एक इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है जिसको ध्यान में रखिएगा कि जनरली क्वेश्चन से पूछा जाता है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है और फिर इसका इक्वेशन क्या होता है, ये देखो अपने पास कोई एक सर्कल गिवन है S,
ठीक है, क्या है सर्कल गिवन है एस की सर्कल गिवन है, इसका मतलब उसका सेंटर और रेडियस मालूम है इसी से, सीधा सा मतलब ये। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ये इसके ऊपर ड्रॉ किए गए दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है ना, मतलब ये जो टेंजेंट है ये आपस में क्या है 90 डिग्री, ठीक। अब दूसरा टेंजेंट ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक, अगला टेंजेंट ऐसे भी पॉसिबल है, समझे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ध्यान से सुनना क्या है डायरेक्टर सर्कल, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द pair of tangents which are always perpendicular, ठीक। क्या है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है? दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, समझ में आ गया, ठीक। मतलब ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो अब ये जो लोकस है ये लोकस क्या बनेगा एक सर्कल बनेगा, समझ में आया, ये लोकस क्या बनेगा एक सर्कल बनेगा, समझ में आ गया। तो इस सर्कल को हम गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस सर्कल को S डैश डिनोट करता हूं, तो S डैश इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ S, S का वो डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा, क्लियर है। फिर से समझ लीजिएगा क्या बताया मैंने, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जो होगा वो लोकस क्या कहलाएगा गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल, समझ में आ गया। डायरेक्टर सर्कल किसी दिए हुए सर्कल का हो, अपने आप में कोई डायरेक्टर सर्कल नहीं, समझ में आ गया ना, किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में वो डायरेक्टर सर्कल, ठीक। तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं, इसको लिख लीजिए। इट इज defined as the locus of the point of intersection of two perpendicular tangents, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या कहलाता है सर्कल कहलाता है, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद इसका इक्वेशन और कुछ रिजल्ट्स लिखूंगा। अब मेरा मन हो रहा है कि इस डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखें, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन को लिखने के लिए प्रमोद हमें डायरेक्टर सर्कल का सेंटर मालूम होना चाहिए और रेडियस मालूम होना चाहिए। तो देखिए डायरेक्टर सर्कल का सेंटर तो वही होगा जो गिवन सर्कल, ठीक है, जो गिवन सर्कल है उसी का उसका सेंटर ही डायरेक्टर सर्कल का सेंटर होगा। तो लेट S जो है हमारे पास गिवन सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, ये अपने पास क्या है भाई गिवन सर्कल है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसका रेडियस मालूम करना है, तो यहां मैं लिख देता हूं S dash is the what director circle of given circle S, ठीक है। तो फॉर S dash के लिए बताइए सेंटर जो होगा वो पहले वाले सर्कल का ही होगा माइनस जी और माइनस एफ, ठीक। रेडियस का पता लगा, समझे। तो देखो जरा रेडियस में और रेडियस के रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना है आपको, समझे। मैं किसी एक पार्टिकुलर टेंजेंट को ले लेता हूं, ये वाला ड्रॉ किया, ठीक, ये तो 90 डिग्री है ही पॉइंट का, ठीक। अच्छा ये टेंजेंट है भाई, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो रेडियस ही होगा, ठीक है, और यहां से जो करेंगे वो भी रेडियस होगा, ठीक है। अब चलो एक बात बताइए, ये और ये तो इक्वल हो गया,
अच्छा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो बचा हुआ जो एंगल वो भी 90 डिग्री होगा, यानी कि इसका मतलब हमें क्या मिला, ये ए, ये बी और ये सी था अगर, तो ए सी बी पी इज अ स्क्वायर है, ठीक है। ए सी बी पी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर होगा तो ये वाला सीपी जो है वो तेरा रेडियस है, यस एस डैश के लिए रेडियस क्या है, सीपी है। तो सीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ बीसी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। अच्छा ये हमने अभी चेक किया कि ये स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, रेडियस और रेडियस ही है सारा, ठीक है ना। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि रूट आर, यानी कि जो डायरेक्टर सर्कल होगा, जो डायरेक्टर सर्कल होगा उसका रेडियस ऑलवेज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ गिवन सर्कल होगा, याद रखोगे, यस सर, ठीक है। जो डायरेक्टर सर्कल आएगा उसका रेडियस ऑलवेज क्या होगा, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक। तो अब रेडियस भी तेरे को मिल गया, सर्कल का इक्वेशन लिख लोगे भाई तुम लोग, 2 हो गया ना, ठीक। जल्दी से इसको फटाफट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स अपने पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है, एक्सटर्नल कोई पॉइंट है P, इसके इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इनका कंबाइंड इक्वेशन जो लिखेंगे वो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन कहलाएगा। देखिए कंबाइंड इक्वेशन दो लाइन में कैसे लिखते हैं, एक लाइन है आपके पास, मान लें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो सेपरेट लाइंस, ठीक है ना। अगर इनका कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, क्या कंबाइंड इक्वेशन, तो कंबाइंड इक्वेशन में सीधा आप क्या करते हो, L1 into L2 इक्वल टू 0 कर देते हो, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 into a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अच्छा दो से ज्यादा लाइंस होंगी तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, चार होंगे तो ये। जब दो लाइंस होंगे तो उनको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहेंगे, ठीक है। दो से ज्यादा लाइन होंगी तो वो फैमिली ऑफ लाइंस कहलाता है, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस वगैरह में अलग से आपको पढ़ाऊंगा अगर टाइम रहता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास P पॉइंट दिया है, ये A है और ये B। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हमारा जो टारगेट है वो क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ PA एंड PB लिखना है, समझे। ये क्या करना है, PA और PB का कंबाइंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो मैं जो तरीका तुमको बताऊंगा, ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा, पैराबोला में भी चलेगा, इलिप्स में भी चलेगा, हाइपरबोला में भी चलेगा, और सर्कल से तो शुरू ही कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो सब के लिए ये कॉमन रिजल्ट है, इसको एकदम याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना, समझ में आ गया, ठीक। तो कंबाइंड इक्वेशन अगर लिखना है किसी भी पॉइंट से, पॉइंट मतलब वो सर्कल के बाहर होना चाहिए, कर्व के बाहर होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, वहां से जब पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ऑलवेज s1 = t स्क्वायर होगा, समझे। क्या होगा वो, s1 = t स्क्वायर। देखिए t फिर से वही कहानी है, x1 y1 है, s आपका सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, x² + y² 2gx + 2fy + c, सही है, ठीक। और s1 क्या होगा, वही x1 y1 इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब t क्या है वो समझ लीजिए, t है
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, समझे? मतलब x1 y1 अगर इस पॉइंट पे सर्कल पे होता तो टेंजेंट का इक्वेशन तुम कैसे लिखते? तो t का इक्वेशन कैसे लिखा जाए? वही काम करेंगे, रिप्लेसमेंट जैसे करते थे। इस बात को समझेंगे कि t क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नोन एट x1 y1 वेयर इफ इट वुड हैव बीन ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर होता तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते? तो मैंने बताया था रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, x स्क्वायर को x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से, x को x plus x1 upon 2 से और y को y plus y1 upon 2 से। ठीक, x y का टर्म सर्कल में होता नहीं है तो मैंने नहीं लिया। समझ गए? तो t का इक्वेशन कितना हो जाएगा? x x1 plus y y1 और g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equal to 0। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, जब पेयर ऑफ टेंजेंट ले सकते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट्स PA एंड PB। समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। और ये जनरल रिजल्ट है, मैंने बताया ये किसी भी कोनिक के लिए ये अप्लाई होगा।